वैसे तो मामला जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी का है, हर तरफ गिरफ़्तारियाँ हैं और उनका ज़िक्र है, मगर एक और चीज़ आजकल फिर ज़ुबान ज़द-ए-आम है और वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की अंदरूनी पॉलिटिक्स और उसमें दोबारा डिवीज़न। कुछ चीज़ें दोबारा इख्तिलाफ़ात सामने आए हैं, मगर एक अच्छी नेक शगुन ख़बर ये है कि बहुत बड़े जो जिन्हें पार्टी से निकाला गया था, दोबारा उन्होंने इमरान खान ने उन्हें गले लगा लिया है। ऑफ़िशियली तस्दीक नहीं की गई, मगर चीज़ें सामने आ गई हैं, यानी शेर अफ़ज़ल मरवत दोबारा पार्टी में शामिल हो गए हैं और काफ़ी खुश नज़र आए हैं। आज शेर अफ़ज़ल मरवत की मुलाकात हुई है इमरान खान से अडयाला जेल में, और उन्होंने काफ़ी खुशी का इज़हार किया है। उनका कहना है कि आइंदा अब वो इमरान खान की मर्ज़ी और उनके पूछे बग़ैर कुछ प्लानिंग करेंगे, मनसूबाबंदी करेंगे। आइंदा का लाएअमल तय किया जाएगा दीगर पार्टी स्टॉलवर्ट के साथ मिलके। शेर अफ़ज़ल मरवत की वापसी, शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान के बाद वो सबसे बड़े क्राउड पुलर हैं। ये काफ़ी मरतबा मैं कह चुका हूँ और ये लोग भी कहते हैं। अब देखना है कि क्या शेर अफ़ज़ल मरवत की वजह से जो पार्टी में पॉलिटिक्स हुई थी, डिवीज़न हुई थी, अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट शिबली फराज और उमर अयूब ख़ान, और इसके अलावा शानदाना गुलजार, शहरियार आफरीदी, इस किस्म की जो पॉलिटिक्स डिवीज़न थी, तकसीम दर तकसीम थी, काफ़ी महीनों तक वो ये चीज़ जारी रही है। क्या शेर अफ़ज़ल मरवत की वापसी के बाद ये ख़त्म होगी? और शेर अफ़ज़ल मरवत ने बड़ी बातें की हैं। सलमान दुरानी हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। पीटीआई के ऊपर काफ़ी गहरी निगाह है। पीटीआई की तकसीम क्या शेर अफ़ज़ल मरवत की वापसी के बाद ख़त्म हो जाएगी? कैसे देखते हैं शेर अफ़ज़ल की वापसी? लेकिन तकसीम तो नवीद साहब तब तक ख़त्म नहीं हो सकती जब तक खान साहब खुद बाहर नहीं आ जाते। तब तक ये जारी रहेगा। अब आप देख रहे हैं कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में वापस आ गए हैं। तो वो तमाम चीज़ें जिनका शक व शुबहात हो रहे थे कि यार उनकी नीयत में कोई फ़र्क है, या वो खान साहब ने उनको मतलब उनके ऊपर मिसट्रस्ट किया है कि ये कहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये बयानिया चल रहा था कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब जो हैं वो टाउट हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, ये उस पिच पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो तो दम तोड़ गया। और जो बाहर बैठे यूट्यूबर्स ने कुछ इल्ज़ाम लगाया था, ये सारी चीज़ें पानी फेर दिया आज शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की जब खान साहब से मुलाकात हुई है। मामला सिर्फ़ और सिर्फ कंडक्ट का था नवीद साहब, कि उन्होंने कंडक्ट की पासदारी नहीं की पार्टी के, और ख़ान साहब इसी चीज़ पे नाला थे। एक और चीज़ उठकर सामने आई थी कि जी खान साहब जो है वो सऊदी अरब के बयान के ऊपर जो है वो तो ज़ाहिर है अब सुलह सफ़ाई हो गई है। इसका मतलब है कि वो तमाम चीज़ें जो जिनका ज़िक्र हो रहा था वो दम तोड़ चुकी हैं। अब जो अगला इनका लाए अमल है, शेर अफ़ज़ल साहब को वापस क्यों लिया गया है वो तो आप सबको पता है कि ही इज़ द ओनली वन जो कि पूरे मुल्क में आपके जलसे लीड कर सकता है, और ही इज़ द ओनली क्राउड पुलर, अभी आपने खुद ही बोला। तो अब आप देखिएगा कि 22 अगस्त को होने जा रहा है इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जलसा। उसमें और आज से जो पहले कोशिशें की गई उसमें कितना बड़ा डिफरेंस होगा। मतलब कि इट वुड बी अ गेम चेंजर, इट कैन बी। तो बिल्कुल चेंज आया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जो इख्तलाफात हैं ये ख़त्म हो गए हैं या हो गए होंगे। शेर अफ़ज़ल साहब में और जो क़यादत है पीटीआई की, उसमें अभी भी बड़े मसले मसाइल हैं, लेकिन ये इरादा किया गया है कि अब जो है वो पार्टी के मसाइल पार्टी के अंदर ही डिस्कस होंगे, वो पब्लिकली नहीं लाएंगे। ये मुझे लगता है कि शेर अफ़ज़ल साहब को किसी सियाने ने समझाया है और उन्हें ये बात अब समझ आ गई है। या सलमान, ये बताएं यार कि शेर अफ़ज़ल की वापसी हो गई है, ये बताएं कि वापसी हुई कैसे? शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, शिबली फराज, उमर अयूब, तकरीबन काफ़ी लोग उनके ख़िलाफ़ थे। कैसे कम बैक हुआ है? मुलाकात किसने करवाई है? क्योंकि इमरान खान साहब से जब भी 190 मिलियन पाउंड के केस के बाद मीडिया ने पूछा है, शेर अफ़ज़ल के बारे में हमेशा वो खामोश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहली मोहब्बत शायद ऐसे थी देखें, शेर अफ़ज़ल के साथ। हुआ कैसे ये इतना? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो समझने वाली है ना, वो ये है कि शेर अफ़ज़ल की पार्टी के अंदर कोई लॉबी नहीं है। शेर अफ़ज़ल इज़ डायरेक्ट जो है उसका जो लिंक है वो खान साहब से है। मिस गाइडेड मिसाइल है जनाब, बस बच हाँ, जाता है अगले वो को। वो एक अलग उनका रवैया है। हम्म। लेकिन ये कि भाई किसी ने कोई ऐसा नहीं, वो बंदा अंदर से भी साफ़ है, बाहर से भी साफ़ है, बज़ाहिर ऐसा लगता है।
कि वो किसी के लिए काम नहीं कर रहा। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब की तरफ से ही इनिशिएट हुई हैं, और उन्हीं के एक दो दोस्तों ने ख़ान साहब से जो है वो मामलात हमवार करवाए हैं। ख़ान साहब के साथ तो उनके मामलात पहले भी बड़े हमवार थे। ख़ान साहब आज भी, कल भी और आने वाले दिनों में भी मुझे लगता है कि आज की जो लीडरशिप है उससे कहीं ज़्यादा शेर अफ़ज़ल मरवत साहब पे के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल आप निकाल दें। शेर अफ़ज़ल मरवत को मैं ख़ुद जानता हूँ पर्सनली बड़े सालों से। वो इफ्तिखार चौधरी से भी टकरा गए थे, मतलब सीना सपर होके, और उनकी मतलब ऐसी की तैसी फेर दी थी। उनका चीफ जस्टिस हाउस उन्होंने मनसूख कर दिया था नोटिस दिला के, और फिर वो डटे रहे। मगर घर तो चीफ जस्टिस ने उस वक़्त के इफ्तिखार चौधरी ने खाली नहीं किया था, मगर जब वो वापस बहाल हुए तो सबसे पहला निशाना उनके कहर गज़ब का शेर अफ़ज़ल मरवती बने, और उनका नोटिफिकेशन कैंसिल किया जब वो सीनियर सिविल जज थे, इस्लामाबाद में पोस्टेड थे। हाँ। और उन्हें फिर मुस्ताफ़ी होना पड़ा, मगर उन्होंने वापस अपनी अब जुडिशरी आपको में एक बात रिपोर्टिंग की। बताता हूँ, यहाँ पे शेर अफ़ज़ल मरवत के लिए एक और बड़ा चैलेंज ये है कि एक तो उसने ख़ान साहब के कहने के ऊपर जो असाइनमेंट मिला है उस पे तो काम करना ही करना है, लेकिन पार्टी के अंदर जो साजिशी अनासिर इन आज से पहले और अब तक जो है उनके ख़िलाफ़ साजिशें करते आए हैं, उनका रिएक्शन क्या होगा आने वाले दिनों में, और शेर अफ़ज़ल मरवत उनके ऊपर दोबारा कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इख्तलाफात अगेन कह रहा हूँ ख़त्म नहीं हुए, साजिशें होंगी, और शेर अफ़ज़ल मरवत का दोबारा रिएक्शन क्या होगा ये देखना जो है अच्छा वो पड़ेगा। सलमान, शेर अफ़ज़ल मरवत के बाद शेख वकास अकरम को पीएससी का चेयरमैन, पहले उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए किया, फिर जब ये हालात हुए तो उमर अयूब आ गए, फिर पीएससी की चेयरमैनशिप के लिए किया, उनके बयानात इख्तलाफात की वजह से फिर क्या हुआ, शेख वकास अकरम आ गए, अभी तक नोटिफाई नहीं हुआ। दोबारा क्या इम्कानात में से है कोई कि शेर अफ़ज़ल को दोबारा देखिए, पीएससी के चेयरमैन बनाया जाए? शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मुझे लगता है कि वो, एक तो आपने भी जिक्र किया कि वो जज्बाती बड़े हैं, वो लड़ पड़े, वो टक्कर गए, ये हो गया वो, मुझे नहीं लगता कि उस शख्स को भी इमरान खान की तरह किसी ओहदे की तलबगार है वो अच्छा। शख्स, मुझे नहीं लगता। हाँ, जो इस वक्त उनको असाइनमेंट मिला है वो इस वक्त उसके ऊपर फोकस्ड हैं, देखते हैं कि अब क्या आगे बात खुलती है, लेकिन ये बात तो हकीकत है कि उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का वो बनना था। उस हवाले से उनकी ख्वाजा आसिफ साहब से मुलाकात भी हुई थी, और उस पे ख़ान साहब ने बरहमी का इजहार भी किया था। कुछ ख़ान साहब के भी कान में किसी ने कोई चीज़ डाली, और फिर इस तरह बातें आगे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती गई, अच्छा, आप बार जो कि बार आप मेरा नहीं ख्याल कि इतनी बड़ी बात है। बार बार आप जिक्र कर रहे हैं असाइनमेंट मिली है, असाइनमेंट कौन सी मिली है उन्हें? यही बात कि आप आज तक क्राउड क्यों नहीं कर पाए, आपकी लीडरशिप ही जो है वो मुनक़सिम है, ना पंजाब ना, अब आप देख रहे हैं केपी से कितनी ज़्यादा ख़बरें आ रही हैं कि देयर इज़ अ बिग डिवीज़न ऑन करप्शन केसेस, और वो जो अच्छा, मामलात हैं इसके ऊपर उस बात पे करते बात हैं। करते हैं। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ख़ान साहब के लिए, और जो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं उनके लिए, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनसे मुंसलिक जो सोच रखने वाले, जो इमरान खान से कनेक्टेड लोग हैं, उनको इस वक्त यूनिफाइड रखना बड़ा ज़रूरी है, उनको एक जगह लाना बड़ा ज़रूरी है, उन्हें तकसीम नहीं होने देना। ये काम इस वक्त, जो ये रोल है, वो शेर अफ़ज़ल मरवत ही जो है वो अदा कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा असाइनमेंट वाली, इमरान खान ने शेर अफ़ज़ल मरवत को फ्री हैंड दिया है हमारी इतलात के मुताबिक, और अब वो पूरे मुल्क के दौरे करेंगे, और उनका कहना है कि इमरान खान ने उन्हें कहा है, टास्क दिया है कि मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप पार्टी वर्कर्स को, लीडरशिप को मोबिलाइज़ करने के लिए पूरे मुल्क में जो करना है करें, मुझसे मत पूछें, प्लानिंग करें। उन्होंने अपना प्लान डिस्कस कर लिया है अपनी मुलाकात में, और उनका ये कहना था कि 9 मई का वाक़या या उस जैसा वाक़या आइंदा अगर हुआ, इमरान खान पे कोई नुक्ता उंगली नहीं उठाएगा, मैं ज़िम्मेदार रहूँगा। क्या मकसद है इस चीज़ का? नहीं, 9 मई का ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं जो मीडिया है। मुझे लगता है कि 9 मई तो ख़ान साहब आज भी बड़े क्लियर हैं इस बारे में कि अगर 9 मई मैंने कराया तो जुडिशल कमीशन बनाओ। जुडिशल कमीशन बनाने में और ये 9 मई के असल ज़िम्मेदारान तक पहुंचने में आपको 1 घंटा भी नहीं लगेगा। ये ख़ान साहब का आज का बयान, 1 घंटा, अगर आप सच्ची नीयत से ये काम करना चाहते हैं तो। अगर तो आप प्रोपेगेंडा करके पहुंचना चाहते हैं कि जी हाँ 9 मई इन्होंने ही करवाया, तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी 9 मई पार्ट 2 जो है उसके लिए तैयारियां हो रही हैं और शेर अफ़ज़ल मरवत जो है उनको असाइनमेंट मिला है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या पीटीआई कोई दहशतगर्द जमात नहीं है।
आज से पहले जब जब जहाँ जहाँ जलसे हुआ करते थे बड़े पुरअमन हुआ करते थे। आपने ये रीसेंट एक सवाबी का जलसा एग्जांपल के तौर पर ले लें, और अब जो 22 अगस्त को इस्लामाबाद में होने जा रहा है, दैट वुड बी द बिगेस्ट जलसा ऑफ पीटीआईज़ पास्ट जितने भी हैं। क्यों? क्योंकि इस जलसे के अंदर जो आवाम के अंदर जो जज्बात हैं वो बहुत भरे हुए हैं, गुस्सा है और एक जो होता है ना एक रिएक्शन है लोगों। आपने यही पिक्चर देखी होगी, यही आपने वो मंज़र देखे होंगे 14 अगस्त वाले दिन, 13 अगस्त की रात को, कि जब इमरान खान साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के जो आपने परचम लेकर आपने सड़कों पर आना है, तो आपने लाहौर की सड़कों पर देखा क्या हो रहा था, आपने लिबर्टी चौक कैसे चौक हुआ था आपने देखा। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो रिएक्शन के तौर पर सामने आ रही हैं, ये वो गुस्सा है जो अवाम ने निकालना है, और ये अब आपको 22 अगस्त के जलसे की शक्ल में नज़र आएगा। सलमान, हमने बात की सेंट्रल जो लीडरशिप में तकसीम थी वो तकरीबन शेर अफजल अभी उसके भी बाद है। ख़त्म वो है, मगर ज़्यादातर उसके ऊपर शेर अफजल की थी, एक बड़ा लीडर है। मगर दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा इस गवर्नमेंट की पहली और ज़ाहिर पीटीआई की तीसरी चौथी बड़ी डिवीज़न है, मिनिस्टर को फारिग कर दिया है करप्शन में, और कहा जा रहा है कि बहुत ऑनेस्ट मिनिस्टर थे, और उसमें उसको रेस्क्यू करने के लिए आतिफ खान, जुनैद अकबर सामने आ गए हैं। खान साहब का भी आज ये कहना था कि एक 3 रुकनी जो एंटी करप्शन कमेटी है, शाह फरमान और काजी अनवर सीनियर जो लॉयर हैं, और ब्रिगेडियर हैं मुसद्दक शायद साबिक चेयरमैन। देखिए नवीद साहब, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो खान साहब हैं ना, अब उनको इस चीज़ को वाकई सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, डे 1 से मैं चले इनकी भी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन वो मैनेज नहीं हो पा रहा उनसे, उस तरह से वो इम्प्रेशन नहीं दे पा रहे। कुछ उन पर इल्ज़ामात ये भी लगे कि उन्होंने अपने ही लोगों को, अपने ही कारकुनान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ था, उनको पकड़वाने और उनके ख़िलाफ़ 9 मई के केसेस चलवाने में मदद की। अच्छा, तो उसके बाद ये रेहान ज़ेब जो इनका सरकर्दा कारकुन था, लीडर था बाजोड़ का, उसका कत्ल हुआ, इलेक्शंस के दौरान ही हुआ, कैसे हुआ उस पर इंक्वायरी आज तक नहीं बैठी हो, लेकिन उसका कहीं कोई कुछ अता पता नहीं है। हम जब पूछते हैं, जब पूछते हैं, जी वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं का सब कुछ आपके पास है। और अभी पिछले दिनों इन्हीं का अपना कारकुन अगवा हुआ केपी के अंदर से, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? अब करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, तो बिल्कुल होनी चाहिए। खान साहब इस चीज़ को वाकई अब सीरियसली देख रहे हैं, और ये आपको लग रहा है कि ये बहुत सतही बात है, ये बहुत अंदर तक है। जितनी मेरी पेशन गोई है कि जितनी करप्शन इन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट में JUIF के नुमाइंदों ने और लोगों ने की, उससे कहीं ज़्यादा इस दौर में आपको नज़र आएगी। मगर आप मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ अली अमीन गंडापुर को, अंदर की पॉलिटिक्स को, पीटीआई के पिछले दौर में। बाकियों को तो मैं नहीं कह सकता, मगर हमारे कुछ दोस्त हैं डेरा इस्माइल ख़ान से, अली अमीन गंडापुर इसका उसी से ताल्लुक़ है। हाँ, एक और चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ, एक मिनट एक ना बड़ी चीज़ मैं मिस कर रहा हूँ। ये पिछले दिनों बल्कि कल अतर काज़मी ने इंकशाफ किया है कि किसकी ड्यूटी लगी थी, अली अमीन गंडापुर साहब को कहा गया था कि जी वो उसको खान साहब ने ऑर्डर किया रेहान ज़ेब के भाई को आपने टिकट देना है। तो अली अमीन गंडापुर साहब का कहना था कि जी उसको, उसके भाई को तो मैं देख लूँगा, आप जो हैं वो दूसरे कैंडिडेट को आप टिकट दें। क्यों? राइट। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आप खान साहब की मंशा और मर्ज़ी के बग़ैर और उनके बिल्कुल ऑपोजिट जाके कर रहे हैं, तो फिर शक और शुबहात जो हैं वो बढ़ते हैं। तो मैं एक बात कर रहा था डेरा इस्माइल ख़ान की, खैबर पख्तूनख्वा का सदर्न डिस्ट्रिक्ट है, और उसमें जो करप्शन हुई है, और बहुत हम नहीं स्पेसिफिकली जाते कि THQ जो है TMA और दीगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग बल्दियात, जब ये फेडरल मिनिस्टर थे और वहाँ पर क्या हुआ उनके भाई वगैरह, वहाँ तो बताते हैं कि डेरा इस्माइल ख़ान में बहुत ज़्यादा करप्शन हुई, और अब वो इसके ऊपर एक ऐसे मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कहते हैं कि जिनकी अपनी गाड़ी भी नहीं है, अपना घर भी नहीं है, और बहुत ऑनेस्ट हैं शकील ख़ान के बारे में कहते हैं। अगर उन्हें उनके बारे में ऐसा है तो ये शायद कुछ मज़ीद पार्टी के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। तो मुझे इतनी क्या अली अमीन की हुकूमत चल पाई कि वहाँ मुझे लगता है कि शकील ख़ान साहब को बिल्कुल हम क्लीन चिट भी नहीं दे सकते, क्योंकि हम आज तक हमने बहुत से ऐसे साबिक़ वज़रा भी देखे हैं
जो इल्ज़ामात लगाते थे इसलिए क्योंकि उनके अपने ऊपर इल्ज़ामात थे और वो ये चाहते थे कि जी ये बैलेंस हो जाए। आप भी जानते हैं उन साबिक़ वज़रा को, आजकल इस्लामाबाद में फिर रहे होते हैं बड़े। तो मेरा ख़्याल है नहीं, और जवाबदेह इनको होना पड़ेगा अली अमीन गंडापुर साहब को और उनके भाई फैसल अमीन साहब को, अच्छा। क्योंकि फैसल अमीन साहब इस वक्त अली अमीन साहब के फ्रंट मैन के तौर पर काम कर रहे हैं। जैसे कि ये इल्ज़ाम लगाते थे कि बुज़दार गवर्नमेंट में फ़राह गोगी वाज द फ्रंट मैन ऑफ बुज़दार साहब, तो केपी गवर्नमेंट में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो भी चीज़ होती है, फ्रंट पे आपको हमेशा फैसल अमीन साहब नज़र आते हैं। वही आपको होता है, अब डेर तो इस्माइल खान में भी उनके सब उसमें चीज़ें वही करते थे। और वो कोई ऑफिशियल उसमें नहीं है, सिर्फ वो एक उनका रिप्रेजेंटेटिव हैं अवाम के, उस पे टिकट पे आए हैं। बट पॉइंट ये है कि उनके पास इस वक्त ऑफिशियली कोई ओहदा नहीं है अच्छा। फैसल अमीन साहब के पास, तो इसलिए उनके लिए ये सब कुछ करना आसान है। और कल को हो सकता है कि शायद कोई अकाउंटेबिलिटी ना हो इन लोगों की, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि आज आपके ऊपर ये चीज़ बड़ी फ़र्ज़ हो जाती है कि आप अगर बीआरटी के ऊपर महमूद ख़ान या आप साबिक़ वज़ीर आला केपी परवेज़ खटक के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं या उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगाते हैं, तो आज तक ये भी सवाल उठना चाहिए कि अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, आज तक क्यों नहीं आपने सूबाई जो नैब का है उसको उसके उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई? क्या ये एक बड़ा मसला नहीं है? और ये आतिफ ठीक खान है, और ये तो मैं आपको पास्ट की बातें बता रहा हूँ, लेकिन अब की बात करें तो अब ये आतिफ देखें खान, कितना सारे सारे नंगे हैं हमाम में। हम आतिफ खान की बात करें, आतिफ खान और शहराम तरक्की, आपको याद होगा परवेज़ खटक जब वज़ीर आला थे तो उस वक्त भी था और उन्हें अपनी वजारत से हाथ धोना पड़ा था। तो आज ये दोबारा ऐसा ना हो कि कहीं अब अपनी जो एक मेंबरशिप है उनकी नेशनल असम्बली का वो लेकिन एक बात याद रखें, शाहराम इस मरतबा नहीं है बोले, इस मरतबा सिर्फ आतिफ खान ही बोले अली हैं। अमीन गंडापुर को और उनके भाई को ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये महमूद ख़ान का वक्त नहीं है, ये परवेज़ खटक का वक्त नहीं है। अब का जो इमरान खान है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। लीथल हो वो चुके इन हैं, तमाम एक्सपीरियंसेस से गुजरने के बाद वो अब आपको ज़िबा कर देगा। अच्छा इमरान खान इस मामले में ही कांट टॉलरेट। अच्छा मुख्तसरन सी बात करते हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई है अडयाला जेल में। इमरान खान साहब से फिर बातचीत हुई है। जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी का जिक्र आया है, उन असासा डिक्लेयर कर रहे थे। साथ साथ उनका ये कहना था कि जनरल फैज़ 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं थे, बल्कि जनरल बाजवा ने फैज़ नवाज शरीफ के साथ मिलकर साजिश की है और जनरल फैज़ को हटवाया। जनरल बाजवा के साथ उन्होंने साजिश की है और डोनाल्ड लू के साथ मिलकर पीटीए की हुकूमत फारिग करवाई। जनरल बाजवा के ऊपर तमाम ओनसब आता है, ज़ाहिर वही बाकी बच्चे हैं और जनरल कहते हैं, बल्कि जनरल के यही भी दें, कोई मसला नहीं जस्टिस साकिब निसार को हुसैन हक्कानी को $35,000 दे के हायर करना। इस किस्म की चीज़ें क्यों दोबारा अब ये बातें हो रही हैं? मतलब अब उनका ये कहीं ये मकसद तो नहीं है कि जनरल बाजवा को क्यों नहीं हिरासत में देखें, लिया? उनको लाना बड़ा ज़रूरी है इस टाइम पे। और जैसे कि सीनियर सहाफ़ी हैं हामिद मीर साहब, उनका दावा है कि अगर जनरल फैज़ पे हाथ पड़ सकता है तो जल्द जनरल बाजवा को भी जो है वो पकड़ में लिया जा सकता है। तो इसके इम्कानात बिल्कुल हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि जनरल फैज़ ज़्यादा ज़िम्मेदार थे या जनरल बाजवा ज़्यादा ज़िम्मेदार थे, मुझे लगता है दोनों थे, क्योंकि ये दो ऐसे अफसरान थे इदारे के, माजरत के साथ, जो तारीख़ में इससे ज़्यादा सेल्फिश और ख़ुदगर्ज़ किस्म के लोग कभी नहीं देखे गए। ख़ुदगर्ज़ी में जनरल फैज़ ने भी हर हद पार की। कुछ चीज़ों में अगर ख़ान साहब को उन्होंने फेवर किया, कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए, कुछ धरने की डिटेल्स या व्हाट्सएवर, कुछ सीक्रेट चीज़ें ऐसी होती थी जो कि होती थी, बतौर पीएम उनको बताना पड़ता था। तो वो कोई एहसान नहीं था। एक डीजी आईएसआई का एक फ़र्ज़ होता है कि आप अंडर हो, आपने बताना है वो सारी चीज़ें जिससे हुकूमत और गवर्नमेंट और पीएम को ख़तरात मौजूद हैं या उनके ख़िलाफ़ जो बैक स्टैप कर रहा है या साजिश कर रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि ना जनरल फैज़ को बख्शा जाना चाहिए, ना जनरल बाजवा को बख्शा जाना चाहिए, लेकिन जनरल फैज़ की पकड़ ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने, मेरी तलात के मुताबिक, ख़ान साहब को जितना बैक स्टैप इन्होंने किया है,
शायद खान साहब को आज भी उसका अंदाज़ा नहीं है। मगर वो खान साहब तो उनके वो अभी आज कहते कि भी नहीं, उनका वो ये फ्यूचर में चीज़ें खुलेंगी काफ़ी कि जनरल फैज़ ने इमरान खान के कंधे पर बंदूक रख के किस तरह से अपने फ़वाइद हासिल किए सियासी तौर पे मासूम और गर्दान क़यादत में भी पे। कि वो बिल्कुल सलमान ने अच्छी बातें की, मगर दूसरी जानब जो इस वक्त बातें की जा रही हैं कि मज़ीद गिरफ्तारियों की, मज़ीद गिरफ्तारियाँ तो हो सकती हैं क्योंकि पाक फ़ौज इस वक्त जो जितनी संजीदा नज़र आ रही है, तो आप जुडिशरी में देख लें या मज़ीद आर्मी ऑफिसर्स या मज़ीद कोई अहम सियासी गिरफ्तारियाँ खारिज अज़ इम्कान नहीं है। मगर दूसरी जानब जो हमें पता चला था, जिस वक्त मेरी भी कुछ मुलाकातें हुई थी जब इमरान खान की हुकूमत थी, तो उस वक्त हमें यह बताया गया था, कुछ हमें अहम शख्सियात से मुलाकात में, कि जनरल फैज़ जो हैं वो इमरान खान को हटाकर वो व्लादिमीर पुतिन बनना चाहते हैं पाकिस्तान के, और 10 से 15 साल तक वो यहाँ पर अपनी हुकूमत कायम करना चाहते थे। पता नहीं इस किस्म की बातें हमने सुनी थी, शायद ऐसा हो भी, मगर वो उनका जो मंसूबा था नाकाम हुआ। अहम बातें आज सलमान दुरानी के साथ अहम इंकशाफात हुए हैं। मज़ीद इस हवाले से डेवलपमेंट्स के ऊपर हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। नवीद सिद्दीकी और सलमान दुरानी को इजाज़त दें। वस्सलाम।